दक्षिण में क्या कौन सा भूभाग मिलता है? तराई। तराई के बाद में कौन सा मैदान मिलता है? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग थे? खादर और बांगर। खादर कौन सा भूभाग है? नवीन उपजाऊ भूभाग है। बांगर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसे भी दो भूभागों में बांटा था अपन ने। एक भूड़ या भूर जो पथरीला भूभाग होता है, और जो नमकीन क्षारीय भूभाग होता है उसे क्या कहा था अपन ने? रेय या कल्लर कहा था। नदी अपनी अंतिम अवस्था में मिलने से पहले कई शाखाओं में क्या होती है? बट जाती है, और इनके बीच में जो भूभाग होता है त्रिभुजाकार, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। फिर डेल्टा का जो उच्च भूभाग है जहां आवास बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चार। और जो निम्न भूभाग है जहां पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां। और कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। ये अपने कर लिया था रिवीजन, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दें उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। इसी में उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान ही पढ़ रहे अपन, उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। देखो नदियों के आधार पर ही इसको अपन तीन भागों में बांट देंगे। एक भाग होगा हमारे पास सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान। दूसरा होगा हमारे पास गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और फिर एक हमारे पास होगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो तीन भागों में टुकड़े करेंगे, एक बार देख लें। सिंधु सतलज, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र। स्टार्ट में हमने कहा था इस मैदान का निर्माण तीन नदियों से हुआ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अब प्रादेशिक विभाजन करेंगे जिनमें हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, एक सिंधु सतलज के रूप में, एक गंगा के रूप में और एक ब्रह्मपुत्र के रूप में। क्योंकि यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन बनता है, वो सिंधु वाले से ही बनता है। तो अपन देखेंगे इसको कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसा उतार लें, फिर मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। ऐसे तीन टुकड़े कर दें, सिंधु सतलज एक भाग हम इससे पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान और एक पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनसे दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बेट क्या है, चौ क्या है, बारी दोआब कहां पर आता है, बिस्त दोआब कहां पर आता है। फिर इस वाले भूभाग से बनता है रिफ्ट घाटी का संबंध किससे है, या मांजुली द्वीप का संबंध किससे। गंगा से ज्यादा नहीं आता, एक राठ का संबंध आता है, राठ प्रदेश किससे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इन सब चीजों को अपन को देखना है, ठीक है। चलो तो हम एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। उतार लिया सबने? हाँ उतार लो। उतार लिया, ठीक है। चलो उसी में देख लेते हैं। देखो ये हिमालय के बाद में नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ प्रायद्वीप पठार है, ये प्रायद्वीप पठार है येलो वाला, ये ब्राउन जो है वो क्या है, हिमालय है, अपन पढ़ चुके हैं जिसके बारे में। इसके बीच में आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, उत्तरी मैदान है, ठीक है। अब हम इसका डिवीजन करेंगे तो देखो यहाँ पर नदियां हो रही हैं, एक नदी है यहाँ से, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी, और सिंधु और सतलज वाला क्षेत्र है। तो इसके बीच वाले भूभाग को हमने कहा ये सिंधु सतलज का मैदान, इनकी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ भूभाग है। यहाँ पर ये जो बीच में ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर होगी, गंगा, और ये गंगा की क्या होंगी, सहायक नदियां हैं, तो इसको कहेंगे गंगा का मैदान, इस वाले रीजन को। और यहां से जो नदी आ रही है ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, तो इसे क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले हमने भौतिक फिजिकल डिवीजन किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान और डेल्टा। अब हम प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं, तो हम नदियों के आधार पर कर रहे हैं। जैसे हमने हिमालय का करा था, जैसे हमने हिमालय का करा था पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और
असम हिमालय, ऐसा ही अपन ये फिजिकल डिवीजन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब और हमारे पास कौन सा, सिंधु सतलज का मैदान। अब क्या है देखो, ये यहाँ पर 5 नदियां हैं, लेकिन आपको दिख रही होंगी ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है, ये 5 और सिंधु हो गई। ये 5 नदियों का क्षेत्र तो कहां पर है, पाकिस्तान में। देखो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आब। अगर 2 नदियों के बीच है तो क्या कहेंगे, 2 आब। अगर 5 नदियों के बीच है तो इसे क्या कहते हैं, पंजाब। लेकिन ओरिजिनल पंजाब तो कहां पर है, पाकिस्तान में है ना। भौतिक प्रदेश जो ओरिजिनल पंजाब है वो पाकिस्तान में। हमारे यहां तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होगा, ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये थोड़ा थोड़ा ही है। तो हमारे यहां 2 आब होंगे। इनसे क्वेश्चन पूछता है कि बिस्त 2 आब कहां पर है, रचना 2 आब कहां पर है, बारी 2 आब किन के बीच में आता, मिलान करो देगा, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो अब क्या क्या चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। तो हम सबसे पहले सिंधु सतलज वाला पढ़ेंगे। इस सिंधु सतलज के सहारे ही जैसे ही नदियां यहाँ तेज गति से उतरती है, पंजाब, ये पंजाब रीजन है, यहाँ छोटी छोटी नदियां हैं, शाखाओं में तेज गति से उतरती हैं। तो यहाँ पर ऐसी डिजाइन बन जाती है, नदियों की डिजाइन सी बन जाती है, छोटी छोटी शाखाएं आकर गिरती हैं और यहीं पर रेत का जमाव पाया जाता है, जिनको चो या चोस कहते हैं। और ये फेमस है होशियारपुर के। होशियारपुर पंजाब में जगह है, एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए चो या चोस कहां पर पाए जाते हैं, तो पंजाब में। कहां पर पाए जाते हैं, पंजाब में। यहां नदियों की अनेक वितरिकाएं होती हैं जहां रेत का जमाव होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चो या चोस कहते हैं। यहां जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है उसे बेट कहा जाता है। पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को निम्न में से कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, बेट। यहां नदियों में रेत के जमाव को क्या कहा जाता है, चो या चोस कहते हैं। अब यहां 2 नदियां हैं हमारे पास। ये जो नदियां हैं, देखो एक नदी है हमारे पास, सबसे पहले मैं नदियों को ही बना देता हूं। देखो एक नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी के बाद में हमारे पास जो नदी है वो है झेलम नदी है। झेलम नदी के बाद में है चिनाव है। चिनाव के बाद में रावी है। रावी के बाद में यहाँ व्यास है और व्यास के बाद में ये कौन हो गई, सतलज है। अब हमारे पास यहाँ 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। सबसे पहली जो नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु है। सिंधु के पास में ही नीचे की ओर कौन सी नदी है, झेलम है। तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। फिर हमारे पास झेलम है और झेलम के नीचे कौन है, चिनाव है। तो इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। फिर चिनाव है और चिनाव के साथ में हमारे पास वापस से कौन आएगी, रावी है। फिर रावी के साथ में हमारे पास वापस से कौन आएगी, व्यास है ना। और व्यास के साथ में कौन है हमारे पास वापस से, सतलज है। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास ये बन रहा है पैटर्न। 2 नदियों का क्या बन रहा है, आप बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा ही लिखा हुआ आएगा और सामने मिलान करना होगा, सूची अ को सूची ब से। तो सिंधु और झेलम वाले को कहते हैं सिंध दोआब, सिंधु सागर दोआब कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, तो इस किसके बीच में है, तो सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच के दोआब को कहते हैं चेज दोआब, चेज दोआब। ठीक है, फिर रावी और व्यास, इसके चिनाव, इनको कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआब। फिर है हमारे पास रावी और व्यास। ठीक है, रावी और व्यास, इसको कहते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। देखो सरल है बहुत, आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे याद करें, अभी मैं आपको याद करवा देता हूं। और इन दोनों के बीच को कहते हैं बिस्त दोआब। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएस जैसे एग्जाम में, ये आपको मिलान करना आएगा। बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि टफ सा लगता है, टफ नहीं है। आपको नदियां तो ऐसे याद करनी है, जब अपन पढ़ेंगे ना एक नदियों का क्वेश्चन तो याद रखना है, सिंधु की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए, सिंधु की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए। तो सबसे पहली कौन आएगी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ये तो अपन को बाद में भी याद करना ही है, तो अभी भी याद करना ही है, वही काम है। तो देखो हम जमाएंगे तो सिंधु और फिर कौन हो गई, झेलम, फिर झेलम और कौन हो गई, चिनाव, चिनाव और कौन हो गई, रावी, रावी और कौन हो गई, व्यास, और व्यास और कौन हो गई, सतलज। तो ऐसा लिख देना है अपने को, ये क्रम तो आपको याद करना ही है। रिवर्स से भी पूछा जा सकता है और भौतिक प्रदेश से भी, तो हम ऐसे ही याद करेंगे। फिर से देखें, सिंधु, फिर कौन है हमारे पास, झेलम, फिर कौन है, चिनाव, फिर कौन है, रावी, फिर कौन है, व्यास, और फिर कौन है, सतलज। इन नदियों को याद करना है। अब देखो सिंधु झेलम, तो सिंधु सागर सिंधु से ही पता चल रहा है, तो इससे कोई कठिन नहीं होगा। झेलम और चिनाव, देखो च और झ, चेज दो आप, समझ में आ गया। ये चिनाव हो गया और ये क्या हो गई, झेलम। टफ है क्या, अपने आप अगर नदियां जमा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चेज दो आप किसके बीच में, झेलम और चिनाव, झेलम और कौन हो गई ये, चिनाव। फिर है चिनाव रावी, रचना दो आप, रचना र क्या है, रावी, ठीक है, और चिनाव क्या हो गया,
चना वाला चीना हो गया, ठीक है। फिर रावी व्यास, बारी दोआब। ब अपन किसका संबंध है? व्यास से। और र किससे है? रावी से। ब किससे है? व्यास से। और र किससे है? रावी से। फिर व्यास और सतलज, तो ब किससे था? व्यास से। और स किससे है? सतलज से। टफ है क्या? आगे समझ में? इसको रटना है कि जैसे भी करें, इसको याद करना। रटने से ज्यादा अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको लिखना नहीं है वहां जाके, आपको तो ऑप्शन में क्या करना है? ढूंढना है। लिखना तो कब है? जब आप मेंस दोगे और ऐसी चीज लिखोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे ना वहां पर अभी आपको प्री के हिसाब से तो आपको ऐसे रट कर याद करना है। और ये नदियों का क्रम भी याद ही रखना है। अपन नदियां जब पढ़ेंगे तब भी याद करना ही है। तो एक पथ दो काज होंगे, हमें नदियां भी पता चल जाएंगी, नदियां सहायक नदियां भी पता चल जाएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, ठीक। तो आप जो होता है वो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। अगर ये 5 नदियों के बीच में, इसको पंचनद या पंजाब कहा जाता है, पंचनद या फिर क्या कहा जाता है? पंजाब। और 5 नदियों का वास्तविक क्षेत्र तो कहां पर है? पाकिस्तान में। अब हमारे यहां तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। सिंधु झेलम वाले को सिंधु सागर दोआब, झेलम चिनाव वाले को चेस दोआब, चिनाव रावी वाले को रचना दोआब, रावी व्यास वाले को बारी दोआब, और व्यास और सतलज वाले को क्या कहते हैं? बिस्त दोआब। कर लोगे? यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, तो आप फर्स्ट हेडिंग डालें सिंधु सतलज मैदान। सिंधु सतलज मैदान। थोड़ा सा बेसिक सामान्य परिचय करवा देता हूं। तो देखो, इस मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। कौन से मैदान का? उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भूभाग है, ठीक है। यह सबसे ऊंचा भूभाग है, यह सबसे ऊंचा भूभाग है। यहां पर जो रेत के जमाव मिलते हैं, या नदियों वितरिकाओं के रूप में नदियां मिलती हैं, उनमें जहां रेत का जमाव मिलता है उसे क्या कहते हैं? चो कहते हैं। यहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। यहां पर बहुत सारे आब है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, जिसे निम्न नामों से जाना जाता है। ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। तो लिखें, यह उत्तरी मैदान का, यह उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भूभाग है। यह उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भूभाग है, पश्चिमी भूभाग है। यह उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भूभाग है, जो पंजाब व हरियाणा में फैला है, जो पंजाब व हरियाणा में फैला है। सबसे ज्यादा कहां है? तो पंजाब और हरियाणा में है ना। स्टेट खाली बस ऐसे ही लिखवा दिया तुम्हारे लिए थोड़ा सा, जो पंजाब व हरियाणा में फैला है। पवन को जो काम की चीज है उसमें सबसे पहला है चो या चोस। चो या चोस, चो या चोस। लिखें, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में नदियां अनेक वितरिकाओं में पाई जाती हैं। पंजाब में नदियां अनेक वितरिका, यानी कि इस प्रकार का, ये इस प्रकार दिखाई देगी नदी, एक जैसी नहीं दिखाई देगी, ऐसे बहुत सी जगह से पानी आता हुआ दिखाई देगा। पंजाब में नदियां वितरिका के रूप में दिखाई देती हैं। यहां रेत के जमाव को, बस आप तो ये याद रखना, रेत के जमाव को, यहां रेत के जमाव को चो या चोस कहा जाता है। यहां रेत के जमाव को चो या चोस कहा जाता है। रेत के जमाव को चो या चोस कहा जाता है। एक और लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो जगह भी लिख लो, होशियारपुर। होशियारपुर कहां है? पंजाब में। होशियारपुर के चो प्रसिद्ध हैं, कि स्पष्ट लिखा हुआ एनसीईआरटी किताब में, होशियारपुर के चो प्रसिद्ध हैं। तो कभी चो का संबंध आए तो किससे है? पंजाब से। होशियारपुर के चो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट एक शब्द है बेट, बीईटी, बेट।
बेट। पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहा जाता है। पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को, पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहा जाता है। पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहा जाता है। हाँ हाँ, बेट द्वारका, हाँ भाई, ये जहां पर पानी बहुत, आप देखा होगा द्वारका वहां वगैरह जाए तो वो थोड़ा सा क्या पानी में डूबा हुआ क्षेत्र है ना, वो वाला रीजन है ये। इस वाले रीजन की बात करें, वो सागर में दबी गई है। पहले कभी कभी क्या हुआ, द्वारका है वो ऊपर हुआ करता था, द्वारका है वो सागर तल से क्या होगा, ऊपर होगा। ये निमंजन और उन्मंजन की क्रिया होती है, जब अपन पढ़ेंगे तो तटीय क्षेत्र में बताऊंगा ये क्या होता है। ये जो भूभाग है, ज्योग्राफी में महाद्वीप होते हैं, उनका जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, ये अगर सागर में दब जाए तो इसे निमंजन की क्रिया कहते हैं। वो भी है, एक है यहाँ पर ही अल्लाह का बांध बना हुआ, ये उन्मंजन है। ये भूभाग ऊपर उठ गया है। भुज, जब हमारे पास भुज में वो आया था है ना 2006 में ही है ना, 26 जनवरी 2001 में हमारे यहाँ पर क्या आया था, भूकंप आया था। तो ये वाला भूभाग ऊपर उठ गया है, ये उन्मंजन क्रिया। ये वाला भूभाग कई सालों पहले ऊपर हुआ करता था, जो जमीन के अंदर दब गया है, ये अलग है ना। ये बेट अलग शब्द है ना, ये बेट यहाँ पर पंजाब वाला शब्द। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, तो ये जो कोई नदियां हैं, मैंने कहा बहुत सारी वितरिकाएं हैं, अचानक इनमें बाढ़ आती है, तो बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या लोग कहते हैं, बेट कहते हैं। ठीक है, बस अपने को तो ये यहाँ का है ना। नेक्स्ट, बेट हो गया, चो हो गया। अब हमारे पास है आब। नदी, आब लिखें, आब। नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को, नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को आब कहा जाता है। नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को आब कहा जाता है। ठीक है, तो अब लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ में आ जाएगा। जैसे पंजाब, तो नाम से ही पता चल रहा है, 5 नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब। अपने को इसको अभी जाने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ क्योंकि क्या है, 2 आब है, सब क्या बन रहे हैं, 2 आब। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप तो हेडिंग डाल दे ऐसा, निम्न 2 आब, या नहीं डालो हेडिंग तो भी ये सीधा सीधा उतार दो। सिंधु झेलम, लिखवाने की जरूरत है क्या, लाइन से, कि सिंधु व झेलम के मध्य वाले भूभाग को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, ऐसा लिखना है क्या, आप समझ जाओगे ना। ठीक है, नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो सबसे पहले सिंधु झेलम, फिर झेलम चिनाव, फिर चिनाव रावी, फिर रावी व्यास, और फिर व्यास और सतलज। राइटिंग समझ में आ रही है, लिख लोगे, बोल देता हूं मैं, पहले तो नदियां उतार दे। सिंधु झेलम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि ये जैसे आप सीधा पढ़ते तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है ये, लेकिन अब थोड़ा सा आपको हिंट मिल गई तो सरल है, तो टफ लगता है इसलिए छोड़ देते हैं इसको लोग। सिंधु झेलम, झेलम चिनाव, चिनाव रावी, रावी व्यास, व्यास सतलज। फिर 2 आप लिखे सब क्या सामने, सिंधु और झेलम के बीच में जो 2 आब है उसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। झेलम चिनाव के बीच में चेज दोआब, चेज दोआब। फिर है चिनाव रावी के बीच में रचना दोआब, चिनाव रावी के मध्य रचना दोआब। फिर रावी व्यास के मध्य बारी दोआब, और लास्ट व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। याद हो जाएगा। अब आपने जो लिखा उसको एक बार और देख लो, देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई झेलम और ये हो गई चिनाव, इसमें क्या हो गई, ये रावी हो गई और ये क्या हो गई, चिनाव। इसमें क्या हो गई, ये व्यास हो गई और ये हमारे पास कौन हो गई, रावी। और इसमें भी ये व्यास हो गई और ये कौन हो गई, सतलज।
याद रह जाएगा। ठीक है, एक बार आपको घर पे एक ही बार देखना है इसको, बस ये नदियां और नदियां का क्रम तो आपको याद रखना ही है। जब अपन नदियां पढ़ेंगे तो इनकी सबकी बात वापस करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे भी एक दोआब और है, इसको देख लें। इसमें देखो, ये हमने कहा कौन सी नदी है, ये सतलज है। और ये कौन सी नदी है, यमुना है। देखो, ये सतलज और यमुना के बीच वाला ये वाला जो पार्ट है ना, इसे मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मालवा का पठार कहते हैं। तो ये देखो, इससे कहते हैं मालवा दोआब भी कहते हैं। कभी ये टफ आ जाए ऐसा तो समझ में नहीं आएगा ये कहां से आ गया, तो ये यहीं से इसी का पार्ट कर देते हैं। तो सतलज और यमुना के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मालवा दोआब। तो नेक्स्ट लिखे एक लाइन छोड़ के, सतलज, सतलज व यमुना नदियों के मध्य, पूरी लाइन लिख लो तो, सतलज व यमुना नदियों के मध्य, सतलज व यमुना नदियों के मध्य मालवा दोआब स्थित है। मालवा दोआब स्थित है। मालवा दोआब स्थित है। ठीक। हाँ, चंबल क्या है, अपन जब चंबल किस में आकर मिलती है, यमुना में। ठीक है, तो अपन ये यमुना ही मानेंगे, है ना, यमुना का ही तंत्र है। यमुना भी कोई नदी नहीं कहलाएगी, नदी तो कहलाएगी गंगा। नदी कौन सी कहलाएगी, गंगा। देखो, इसको फिर से समझ लें। हम छोटी लेवल पे पढ़ते हैं तो हमने पढ़ ली जाखम नदी, लेकिन जब बड़ी नदी पढ़ेंगे तो यहाँ नदी कौन है, ओरिजिनल नदी कौन है, माही है। ओरिजिनल नदी कौन है, माही है। ये पूरी माही है। देखो, माही में जैसे एरू आती है तो अलग पढ़ना है तो एरू है, लेकिन हम कहेंगे किसका तंत्र है, तो किसका तंत्र है, माही का। ठीक है, अब ये हमारे पास जाखम हो गई। अब यहां मान लेते हैं अपने पास ये नदी है सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम। अभी हम सोम पढ़ रहे हैं। सोम की सहायक नदी है गोमती। खाली पढ़ेंगे तो गोमती पढ़ेंगे, लेकिन अगर साथ में पढ़ेंगे तो फिर हम किसको पढ़ेंगे, सोम को। और इस पूरे एरिया की बात करेंगे तो हम किसको पढ़ेंगे, माही को। ऐसा होता है ना, जो लास्ट में जल लेकर जाती है जहां सागर तक, वो उस नदी का तंत्र होता है। मुख्य नदी कौन है इसमें, माही है, जो पानी कहां तक लेकर जाएगी, अरब सागर तक लेकर जाएगी। यहां पर भी देखो, ये जो नदियां हैं, जब नदियां पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे यहां वाली जो नदियां हैं, ये नदी हमारे पास कौन है, ये गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर है, ऐसे ये दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। ये गंगा रिवर है जो कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ये इसमें आकर कौन मिल रही है, ये यमुना भी मिल रही है इसमें आकर। ठीक है, ये प्रयागराज में आकर। चंबल भी किस में जाकर मिल रही है। अब हम चंबल पढ़ते हैं, लेकिन जब राजस्थान पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पढ़ेंगे अपन। यहाँ से लेकर बहुत सारी नदी आ जाएंगी, शिवना आ जाएगी, ओराई आ जाएगी, आलनिया आ जाएगी, बनास आ जाएगी। तो सब किसका तंत्र होगा, चंबल का। ऐसे होता है ना, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो नदियाँ, बड़ी नदियाँ कौन है यहाँ पर अभी, तो ये कौन है, ये कौन सी नदी है, यमुना है। और ये कौन सी नदी है यहाँ पर, सतलज है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, मालवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन कभी आया कि मालवा दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आप क्या बताओगे, सतलज और यमुना बताना है। ठीक है, चले आगे। हाँ, चंबल का ये नहीं, ये पूरा पूरा भूभाग है, ये पूरा पूरा भूभाग है, यमुना तक। ये यमुना जहां तक जा रही है पूरा पूरा। चंबल तो ये बीच में आ गई। चंबल पार्ट है मालवा का। चंबल नदी है वो किसका, मालवा का पार्ट है, मालवा पठार से होकर गुजरती। चंबल नदी है वो मालवा के पठार से होकर गुजरती है। अभी अपन पठार पढ़ेंगे, अपन आएंगे। देखो, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार का ही हिस्सा जिसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठार है, ये प्रायद्वीप पठार में पठार ही पठार है। आगे अपन भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ फिर आ जाएगा ये छोटा नागपुर का पठार है, इसमें भी ये दो पठार है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है। यहाँ पर फिर ये दंडकारण्य पठार है, पठार है टुकड़े कर देंगे। ये इसको पूरे के पूरे कहेंगे अपन दक्कन का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है। ठीक है, इस प्रकार ये कालाहांडी का पठार है, ये पठार ही पठार है। अभी अपन डिप जाएंगे तो पठार है ना। तो मालवा के पठार से, चंबल नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती। अपन तो इस पूरे पठार की बात कर रहे हैं, ये पूरा पूरा मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र वो किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो आपको बताना है सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र। ठीक है, आपको तो सीधा सा, अभी तो सीधा वाले क्वेश्चन में तो इतना ही ध्यान रखना है कि आ गया एग्जाम में कि मालवा दोआब किन के बीच में स्थित है। तो आप चंबल नहीं बताना, आपको क्या बताना है, सतलज व यमुना बताना। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये हमारे पास एक भाग हुआ, कौन सा भाग हुआ, तो हमने कहा ये सिंधु, और कौन सा वाला भाग है हमारा, सतलज का मैदान है। ये भाग हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैदान है, सेकंड पार्ट क्या किया था हमने, बोलो, गंगा का मैदान। गुड, तो आगे लिखे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान।
अभी गंगा के मैदान में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, अपन पहले भी पढ़ चुके, इसमें भाबर वगैरह सब आता है, फिर भी देख लेते। ये जो पूरा पूरा रीजन है, ये यमुना नदी जहां से अब इस तरफ का यमुना का, ये यमुना का पश्चिम वाला अपन पढ़ चुके। अब यमुना का पूर्व से लेकर ये पूरा पूरा रीजन है हमारे पास, इस वाले भूभाग को, इसे कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं इसे? गंगा। ये पूर्व से पश्चिम 1380 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से पश्चिम, अभी किलोमीटर वगैरह इतना ज्यादा काम का नहीं है, 1380 किलोमीटर है और ये लगभग 300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। सबसे उपजाऊ भूभाग है। अब एक व्यक्ति आते हैं आरएल सिंह, आरएल सिंह है। आरएल सिंह ने इस गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट दिया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, तो एक व्यक्ति है आरएल सिंह जिसने गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है, जिसमें भाबर और तराई वाला क्षेत्र आता है, भाबर और तराई वाला क्षेत्र आता है, नदियां नीचे उतरती, तो ये भाबर है, तराई वाला क्षेत्र है जहां धान की खेती की जाती है। ठीक है, ज्यादा यहाँ कुछ नहीं। ये जो मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, ये बांगर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? बांगर प्रदेश है, सूखा प्रदेश है। अब जो ये निचला मैदान है, निम्न मैदान है, निम्न मैदान है, ये उपजाऊ भूभाग है जहां जूट और चावल की खेती होती है और यहीं पर बेल और चार पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा होंगे तो यहाँ बेल और चार पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ का एक शब्द है, यहां तक लाने के लिए लाया हूं, यहां पर एक शब्द आता है राठ। क्या है? राठ। मिदनापुर राठ वगैरह ऐसे, यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत सारे राठ है, तो राठ का भी शब्द आए तो ये क्या है? तो जलोढ़ लेटेराइट द्वारा निर्मित मैदान है। निम्न गंगा में जलोढ़ लेटेराइट मैदानों को क्या कहा जाता है? तो राठ कहा जाता है। ये टफ क्वेश्चन आए, जैसे बेल्ट अलग से क्वेश्चन आ जाए, राठ अलग से आ जाए, तो इस तरह के जो बहुत कम मिलते हैं शब्द, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो राठ क्या है? तो राठ जलोढ़ लेटेराइट से निर्मित निम्न गंगा मैदान का भाग है। ठीक है, इसके लिए अपन ये पूरा पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डाल दे गंगा का मैदान और फिर लिखें आरएल सिंह ने इसे 3 भागों में बांटा है। आरएल सिंह ने इसे 3 भागों में बांटा है। आरएल सिंह ने इसे 3 भागों में बांटा है। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। ठीक है, यहां पर ज्यादा कोई क्वेश्चन वाले चांस नहीं है, तो अपन फिर नहीं देख रहे। देखो ये वाले भाग में ऊपरी गंगा का मैदान है, तो पर्वत से लगता हुआ भूभाग है, तो इधर क्या होगा? भाबर होगा, तराई होगी। ये भाबर और तराई वाला क्षेत्र है। मध्य गंगावर्ती वाला क्षेत्र है जो बांगर प्रदेश है, यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। इस वाले भूभाग में यूपी में चले जाओ आप, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। कौन सी समस्या है? पथरीला भूभाग हो गया है, यहाँ अच्छी खेती नहीं होती, यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई? क्षारीय या लवणीय हो गई, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं, वो वाला क्षेत्र है। अब हम और निम्न गंगा के मैदान में अपने को एक शब्द याद रखना है, यहाँ डेल्टाई क्षेत्र है, ये नवीन जलोढ़ मैदान वाला क्षेत्र है जहां जूट और चावल की खेती होती है। इस भूभाग में जलोढ़ लेटेराइट मैदान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठ कहते हैं ना। तो अपन सबको नहीं लिखकर इसी को सीधा लिख लेते हैं जो काम का है। तो एक नीचे लिखे, हेडिंग ले राठ, शब्द लिखे राठ, शब्द लिख ले राठ। राठ निम्न गंगा के मैदान में, निम्न गंगा के मैदान में जलोढ़ लेटेराइट, मिट्टियां जब पढ़ेंगे तो वापस आएगा लेटेराइट, जलोढ़ लेटेराइट मृदा का जमाव पाया जाता है। जलोढ़ लेटेराइट मृदा का जमाव पाया जाता है, जलोढ़ लेटेराइट मृदा का जमाव पाया जाता है, जिसे राठ का मैदान कहा जाता है, जिसे राठ का मैदान कहा जाता है। जैसे मिदनापुर राठ, जैसे मिदनापुर राठ, वीर राठ, मिदनापुर राठ,
वीर राठ आदि ये जगह है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं मिदनापुर राठ। तो राठ क्या है, कभी आ गया, राठ क्या है, जलोढ़ लेटेराइट मृदा के जमाव, जैसे मिदनापुर राठ, वीर राठ। ठीक है, कभी पेपर सेटर डिप जाता है इस मैदान में तो आपको पूछ ले राठ क्या है, तो वहां पर निश्चित होगा, या ऐसा पूछेगा निम्न गंगा के मैदान में जलोढ़ लेटेराइट के जमाव को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, राठ कहना है। आया समझ में, यहाँ दो शब्द हैं, जलोढ़ लेटेराइट मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं, राठ कहते हैं। तो कभी ये शब्द आ जाए तो निम्न गंगा का मैदान का भाग है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो ये वाला भूभाग है, ये इस मैदान का सबसे सकरा भूभाग दिखाई दे रहा होगा आपको। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये जो नदी है वो कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, नदियां पढ़ेंगे दो। तो देखो ये सकरा सा भूभाग है, तो इस मैदान का सबसे पूर्वी भाग, उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी भाग अत्यंत सकरा है। अब देखो क्या हो रहा है, इस तरफ ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय, इस तरफ ये कौन सा हिमालय, पूर्वी हिमालय। दोनों तरफ का इस कमरे का ये समतल कमरा है, इस वाला भूभाग भी ऊपर उठ जाए, वो वाला भूभाग भी ऊपर उठ जाए, और बीच में क्या है, समतल है। इसको कहते हैं रैंप घाटी। कभी शब्द आए तो कौन सी घाटी, रैंप घाटी। तो ब्रह्मपुत्र वैली को क्या कहा जाता है, रैंप घाटी कहा जाता है। रैंप क्या होता है, तो दोनों तरफ का भूभाग, किसी समतल भूभाग में दोनों तरफ का भूभाग ऊपर उठ जाए और मध्य का भाग क्या हो जाए, समतल रह जाए, उसे क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं, रैंप वैली कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो सर्वाधिक किस राज्य में फैला है, यहाँ पर जो स्टेट है वो असम है। आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप सब पूरे पर्वत ही पर्वत है, लेकिन असम में जाते ही आपको समतल भूभाग दिखाई देगा। अब पहाड़ों के बीच में है और समतल है, चारों ओर नदियां आएंगी, तो सबसे ज्यादा क्या आएगी, बाढ़ आएगी। देखा होगा असम में जब भी अपन बरसात का समय होता है असम में बाढ़ आती है, तो रीजन क्या है, अब मान लो ये भी ऊंचा है वहां भी ऊंचा, दोनों तरफ पानी घनघोर गिर रहा है, तो जाएगा कहां, मैदान में। तो मैदान में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना। इसीलिए यह उत्तरी मैदान का सबसे ज्यादा क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, आ रहा है समझ में, कुछ रटना नहीं, रटते हैं ना अपन, रटना नहीं बिल्कुल भी। तो दो है ना, दोनों ओर का ऊंचा भूभाग है और मध्य में समतल भूभाग है, इसलिए इसे रैंप घाटी कहते हैं। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अब यहां पर क्या होता है, ये नदी जो है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ही असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने के बाद इसे दो शाखाओं में बढ़ जाएगी और वापस से ये नदी मिल जाएगी। अब दो शाखाओं में बढ़ गई तो ये बीच में जमीन हो गई और चारों ओर पानी हो गया, तो जो चारों ओर पानी होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप। तो ये नदीय द्वीप बनाती है, क्या बनाती है, नदीय द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और इसे कहते हैं मांझुली। कौन सा द्वीप है, मांझुली। जैसे अपना बांसवाड़ा जिला है ना, वैसे असम का एक जिला है पूरा, जो चारों ओर से, जैसे अपना बांसवाड़ा जिला मान लो, बांसवाड़ा जिले के चारों ओर से कोई नदी बहती है और बांसवाड़ा बीच में हो, है ना। जैसे माही नदी वहां से निकलकर ऐसे आकर वापस माही नदी ऐसे वापस मिल जाए, ऐसा, और बीच में हमारा जिला हो जाए, वैसा जिला है ये। कौन सा जिला है, मांझुली, है ना। हमारे तो चारों ओर नहीं आती, तो मांझुली कैसा है, नदीय द्वीप है। कहाँ का, असम का। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र वैली में हम जो मैदान है उसमें पढ़ेंगे, तो यह इस मैदान का सबसे पूर्वी भूभाग है, सबसे सकरा भूभाग है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो असम में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, असम में। यह एक क्या है, तो यह एक रैंप घाटी है। क्या है ये, रैंप घाटी है। फिर अपन में रैंप घाटी को भी लिख लेंगे। रैंप घाटी क्या होता है, तो दोनों ओर का भूभाग ऊपर उठ जाए और मध्य का भूभाग क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, रैंप घाटी। यह सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा द्वीप है, मांझुली द्वीप। लिख लें, चलो लिखो। तो ब्रह्मपुत्र मैदान में लिखना है, यह उत्तरी मैदान का, यह उत्तरी मैदान का पूर्वी भूभाग है। यह उत्तरी मैदान का पूर्वी भूभाग है। यह अत्यंत सकरा भूभाग, यह अत्यंत सकरा भूभाग है। यह अत्यंत सकरा भूभाग है। यह अत्यंत सकरा भूभाग है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखे, दोनों ओर का भूभाग
दोनों ओर का भूभाग, दोनों ओर का भूभाग ऊपर उठ गया है, दोनों ओर का भूभाग ऊपर उठ गया है, दोनों ओर का भूभाग ऊपर उठ गया है। मध्य में यह समतल मैदान होने के कारण, मध्य में यह समतल मैदान होने के कारण इसे रैंप घाटी कहा जाता है, इसे रैंप घाटी कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ा सा बना दो, जब पढ़ो तब को समझ में आएगा। ये हमारे पास मैदान हो गया, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? रैंप घाटी। कौन सा मैदान है ये? ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र मैदान। दोनों ओर का भूभाग क्या हो गया है? ऊपर उठ गया, और ये बीच में से समतल है। आपको दिख रहा होगा, ये इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, और ये बीच में समतल भूभाग, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रैंप घाटी कहते हैं। तो भारत में रैंप घाटी कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, आप ऐसे भी आगे लिख दो ब्रैकेट में असम। ठीक है, आपको स्टेट भी याद रह जाए। तो रैंप घाटी क्या होता है? दो भूभाग ऊपर उठ जाए और मध्य का भाग क्या रह जाए? समतल हो जाए, समतल रह जाए, नीचे रह जाए, उसे घाटी को क्या कहते हैं? रैंप घाटी। तो रैंप घाटी किस मैदान में मिलती है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिलती है। अब दोनों तरफ पानी आएगा पहाड़ों से, तो बीच में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन लिखे, उत्तरी मैदान का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उत्तरी मैदान का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर साल यहां पर बाढ़ आती है। कहां से पानी आएगा लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ नदी फिक्स होती है, वहां नदी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मैदान है, नदियों द्वारा निर्मित है, तो मिट्टी कहीं से भी कहीं पर बहकर चली जाती है। आज ये नदी यहाँ बह रही है, इस साल यहाँ बह रही है, अगले साल अगर पानी तेज आया तो ये नदी ऐसे भी बहने लग जाएगी। तो ये यहाँ बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ घर वर बना रखे थे, खेत थे, ये नदी का मार्ग चला जाएगा। अगले साल कहाँ वापस यहाँ चली जाए या यहाँ चली जाए, तो हर साल नदी का मार्ग बदल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या आती है? बाढ़ग्रस्त। तो जो हमारा उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है वो बाढ़ग्रस्त है, रैंप घाटी में स्थित है। नेक्स्ट लाइन में, यहां विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है। यहां विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांझुली द्वीप, आगे बढ़ा दो सेंटेंस को, यहां विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांझुली द्वीप स्थित है। यहां विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांझुली द्वीप स्थित है। यह असम का एक जिला है, यह असम का एक जिला है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारे पास उत्तरी मैदान हुआ। उत्तरी मैदान को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा है, एक भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। समझ में आया? ठीक है, तो हम लगभग ऊपरी भूभाग हम पढ़ चुके हैं। एक भूभाग हमने ये पढ़ चुके पूरा, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समझ में आना चाहिए। इस भूभाग में तो क्या स्थित था? पर्वत श्रृंखला स्थित थी, जिसे उत्तरी पर्वतमाला के रूप में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वी हिमालय के रूप में अपने पढ़ा। उसके जस्ट नीचे की ओर उपजाऊ भूभाग है, समतल भूभाग है, जिसे हमने मैदान के रूप में पढ़ा, जिसे उत्तरी मैदान कहते हैं। ये भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाला प्रदेश है, जो पूर्व से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर ऊंचा है और उपजाऊ भूभाग है। जहां पर हम भौतिक डिवीजन किया था, हमने कहा था भाबर मिलता है, तराई मिलता है, जलोढ़ मैदान मिलता है और डेल्टा मिलता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसका प्रादेशिक विभाजन कर दिया। आज जो हमने पढ़ा इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा। प्रादेशिक विभाजन में हमने कहा एक हमारे पास मैदान हो गया सिंधु और सतलज का मैदान,
मैदान। एक हमारे पास जो मैदान हो गया वो कौन सा मैदान हो गया? गंगा का मैदान। और एक मैदान हमारे पास कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। सिंधु सतलज वाले मैदान में यहाँ 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। तो नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं, जिसमें हमने आज पढ़ा सिंधु सागर दोआब, बिस्त दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, चेस दोआब, 2 नदियों के बीच का। इसके साथ साथ हमने पढ़ा मालवा का दोआब। मालवा का दोआब सतलज से लेकर यमुना के बीच वाले को क्या कहते हैं? मालवा का दोआब। यहां पंजाब में रेत के जमाव मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं? चो कहते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। फिर ये जो भाग है हमारे गंगा का मैदान है, इसे गंगा का मैदान कहते हैं, लेकिन जो आरएल सिंह है इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान ये ऊपर वाला भाग है जहां पर भाबर और तराई वाला क्षेत्र है। मध्य गंगा का मैदान ये बांगर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये निम्न गंगा का मैदान है। इस निम्न गंगा के मैदान में जलोढ़ लेटेराइट के जमाव मिलते हैं, जिसको राट कहते हैं, जैसे वीर राट हो गया, मिदनापुर राट हो गया, ठीक है। यहीं पर जो डेल्टाई क्षेत्र है, उच्च भूभाग को क्या कहते हैं? चार, निम्न भूभाग को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ये भौतिक में हमने देखा था, तो इसके साथ हमने नहीं लिखा, तो ये भूभाग हो गया। अब हमारे पास कौन सा मैदान बचा? ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है हमारे पास, ये इस मैदान का सबसे सकरा भूभाग है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये स्थिर भूभाग रह गया, इसलिए इसे कौन सी घाटी कहते हैं? रैंप घाटी। ये भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये भारत का क्या है? सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहीं पर मांझुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार ये हमने यहां से लेकर इस रीजन तक हमने पढ़ लिया। ये पूरा रीजन भारत का हम पढ़ चुके हैं। इसी का भूभाग है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? तो उत्तरी मैदान का ही भाग है। यहाँ जलवायु परिवर्तन होने के कारण, यानी वर्षा न होने के कारण, यह भूभाग किस में बदल गया? मरुस्थल में बदल गया। यह देखो तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये देखो, ये दक्षिण पंजाब है, दक्षिण हरियाणा है, पश्चिमी राजस्थान है और उत्तर पश्चिम गुजरात है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। हमारे राजस्थान में ही मरुस्थल नहीं है। दक्षिण पंजाब में चले जाओ आप, दक्षिण हरियाणा में चले जाओ, पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ और उत्तर पश्चिम गुजरात में चले जाओ, कच्छ वाले में। पूरे पूरे में कौन फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसमें भी अधिकांश भूभाग है, ये जो भूभाग है, जैसे दक्षिण पंजाब है, दक्षिण हरियाणा है और हमारा उत्तरी राजस्थान है, यहाँ पर कभी कभी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी भी बही हुई है, जो प्राचीन काल की, जैसे सरस्वती नदी है जो लुप्त हो चुकी, वो कभी बहती थी, यहाँ नदियों द्वारा निर्मित भूभाग है। लेकिन कैसी मिट्टी है? प्राचीन जलोढ़ है, इसलिए इस भूभाग को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसलिए तो ये गंगा नगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या है? बहुत ज्यादा उपजाऊ है, फर्टिलाइज एरिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका लिख लेते हैं, फिर अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तो मरुस्थल को ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इस मरुस्थल में सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में। तो राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तब ज्यादा पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो थार का मरुस्थल। उत्तरी मैदान में 2-3 लाइनें लिख लेते हैं सिर्फ, फिर अपन जब ज्यादा डीप अपन राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, लेकिन थार के मरुस्थल में यह उत्तरी मैदान का ही भूभाग है, यह उत्तरी मैदान का ही पश्चिमी भूभाग है, ऐसा लिखो, यह उत्तरी मैदान का ही पश्चिमी भूभाग है, यह उत्तरी मैदान का ही पश्चिमी भूभाग है। जलवायविक परिवर्तन के कारण, जलवायविक परिवर्तन के कारण, जलवायविक परिवर्तन के कारण, है ना, जलवायु, क्लाइमेट चेंज ना इंग्लिश में कहे तो, जलवायविक परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण यह भूभाग धीरे धीरे, जलवायविक परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज ना इंग्लिश में लिखना हो, जलवायविक परिवर्तन के कारण धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। यहां शुष्कता बढ़ती गई और ये मरुस्थल में बदल गया, धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गया। जैसे मान लो हमें अभी बांसवाड़ा कैसा दिखाई दे रहा है? हरा भरा है ना, हमारा बांसवाड़ा भी हरा भरा दिखाई दे रहा है आपको, चारों ओर ग्रीनरी। ऐसा क्यों है? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। अब मान लो कि यहाँ पर आने वाले 50-100 साल तक बरसात नहीं हो तो क्या होगा?
धीरे धीरे यहाँ शुष्कता हो जाएगी, सारा हमारा जो माई डैम का पानी है वो तो 10-15 साल में सूख जाएगा। फिर क्या होगा, पानी ही नहीं होगा तो क्या होंगे, सारे वनस्पति क्या होगी, झुलसने लगेगी। धीरे धीरे 40-50 साल में सारे वृक्ष क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो यहाँ केवल चट्टाने ही चट्टाने दिखाई देंगी। फिर दिन में गर्मी पड़ेगी, चट्टान क्या होगी, फैलेगी, क्योंकि चट्टान किससे बनी हुई थी, खनिजों से। जैसे मान लिया उसमें लोहा की मात्रा है तो लोहे की विशेषता होती है, दिन में क्या होगा, फैलेगा, रात को क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो चट्टाने फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगे। 100-200 सालों में चट्टाने टूट जाएंगी और किस में बदल जाएंगी, रेत में। और ये पूरा बांसवाड़ा क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। आगे समझ में, यही मरुस्थल है। हमें लगता है कि हरा भरा है, जरूरी नहीं कि हरा भरा कहीं 1000 साल पहले होगा और अब रहेगा, ऐसा भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज होता रहता है ना, तो धीरे धीरे बरसात होना कम होती जाएगी, धीरे धीरे और कम, फिर बंद हो जाएगी। बंद हो गई बिल्कुल तो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, मरुस्थल में। तो ऐसे ही इस क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये भूभाग किस में बदल गया, मरुस्थल में। नहीं तो ये उत्तरी मैदान का ही क्या था, भूभाग था। इसीलिए यहाँ पर सभ्यताएं थी। आप पढ़ोगे गणेश्वर सभ्यता, कोई सभ्यता मरुस्थल में रहेगी क्या, नहीं रहेगी। यहाँ पर कालीबंगा, रंगमहल, ठीक है, गणेश्वर, सुनारी जैसी सभ्यताएं रही हैं इस क्षेत्र में। तो कहां से रही होंगी, तब ये क्षेत्र क्या होगा, हरा भरा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और ये धीरे धीरे भूभाग किसमें बदल गया, शुष्कता में फैल गया। अभी तो फैल रहा है ये आगे की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब अपन पढ़ेंगे तो ये हमने लिखा है, आया समझ में। नेक्स्ट, इसका विस्तार, यानी जो मरुस्थल है उसका विस्तार, इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, व उत्तर पश्चिम गुजरात, देखो ये स्टेट है, यहां से ये वाला जो स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, पंजाब है। ये वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, हरियाणा है। ये हमारा पूरा स्टेट जो कौन सा है, ये राजस्थान है। और ये कौन है, गुजरात है। तो देखो ये गुजरात का, देखो ये गुजरात का क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। ये पंजाब का क्या हो गया, दक्षिण है। हरियाणा का भी क्या हो गया, लगभग दक्षिण पश्चिम वाला है। और राजस्थान का कौन सा है, पूरा पश्चिमी भूभाग है। ये पूरा क्या है, थार का मरुस्थल है। तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में। अब यहाँ एक चीज लिखनी है, देखो यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर जो रेत के टीले के जमाव पाए जाते हैं, इन टीलों को क्या कहते हैं, टीलों के मध्य वाले क्षेत्र को जहां वर्षा जल एकत्र होता है उसे तल्ली कहते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में एक और शब्द है, तो कभी आए तो देखो। नेक्स्ट लिखिए, इस क्षेत्र में, ऐसा लिखिए, इस क्षेत्र में रेत के जमाव पाए जाते हैं, मिट्टी के जमाव, ऐसा लिखो, इस क्षेत्र में मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। इनके मध्य वर्षा जल, इनके मध्य वर्षा जल एकत्र होता है, सेंटेंस जमा नहीं, इनके मध्य वर्षा जल एकत्र होता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, क्वेश्चन ऐसा जमा हुआ है, इसको नेक्स्ट लाइन लिखो, मिट्टी के टीलों के मध्य, मिट्टी के टीलों के मध्य क्षेत्र को, मिट्टी के टीलों के मध्य क्षेत्र को तल्ली कहा जाता है। मिट्टी के टीलों के मध्य क्षेत्र को तल्ली कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। जैसे राजस्थान में अपन पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा थल्ली, तो ऐसा ही ये तल्ली शब्द है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। तो तल्ली क्या दे रखा था, मिट्टी के जो टीले होते हैं, टीला समझते हो, मिट्टी का जमाव, तो मिट्टी का जो जमाव होता है ये टीले हो गए, ये जैसे मिट्टी का जमाव, ये मिट्टी का जमाव, इनके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है, ठीक है। ऐसा शब्द कभी आए, ठीक है, पूछ ही ले तो कभी, मिट्टी के टीलों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तल्ली। एक हमने पढ़ा था राठ, राठ में आपको ध्यान रखना है 2 शब्द थे, जलोढ़ लेटेराइट जमाव को क्या कहा जाता है, राठ कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करें घर जाकर, फिर कल वापस रिवीजन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ये दक्षिण का भूभाग है हमारे पास, जिसको कहते हैं प्रायद्वीपीय
पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? तो तीनों ओर से किससे घिरा होगा? जल से। अपन पढ़ेंगे ये अरावली से लेकर ये पूरा पूरा रेंज है, इस तरह का रेंज है पूरा पूरा, ये दक्षिणी भूभाग है, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीप पठार है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी पहाड़ियां और बहुत सारे पठार मिलते हैं। तो कल अपन इसको देखेंगे। फिर हमारे पास बचेगा कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय मैदान, और फिर हमारे पास है द्वीप समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है? बहुत इजी वे में चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर के टॉपिक है बहुत सिंपल है, लेकिन ये तो भौतिक फिजिकल डिवीजन है, पूरे भारत का पढ़ना है। जैसे राजस्थान में पढ़ते हैं ना, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, तो राजस्थान में इतना डीप है। अपन तो किसको लेकर चल रहे हैं? भारत को लेकर चल रहे हैं। ठीक, चलो ओके। क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? बोलो, कोई क्वेश्चन? पढ़ रहे हो कि पढ़े रह रहे हो? है ना?